हैं तो अक्सर दिमाग में न्यूक्लियर मिसाइलें और बड़ी बड़ी मिलिट्री परेड की तस्वीरें आती हैं, है ना। लेकिन उन 2.5 करोड़ लोगों का क्या जो वहां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। तो चलिए आज इन सुर्खियों से पर्दा हटाकर देखते हैं कि वहां के लोगों की असल जिंदगी है कैसी। सोचिए जरा, एक ऐसा कानून जहां आपके दादा दादी की किसी गलती की सजा आपको और शायद आपके बच्चों को भी भुगतनी पड़े। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की बुनियाद है जो डर के सहारे हर नागरिक की जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। लेकिन ये सब बातें तो मतलब थ्योरी जैसी लगती हैं, है ना। इस क्रूरता को असल में महसूस करने के लिए हमें एक कहानी सुननी होगी। ये कहानी है शिन डोंग ह्यूक की। एक ऐसा इंसान जो किसी शहर या गांव में नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल प्रिजन कैंप के अंदर पैदा हुआ था। उनकी कहानी इस दमन को एक इंसानी चेहरा देती है। तो शिन की जिंदगी शुरू हुई कैंप नंबर 14 में, सिर्फ 13 साल की उम्र में, भूख से इतना बेहाल कि उसने बस थोड़े से खाने की उम्मीद में अपनी ही माँ और भाई के भागने के प्लान के बारे में गार्ड्स को बता दिया। और जानते हैं इनाम में क्या मिला? उसे उन दोनों की सार्वजनिक फांसी देखने पर मजबूर किया गया। फिर 23 साल की उम्र में उसने भागने का फैसला किया। उसने अपने एक दोस्त के शरीर को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, हाई वोल्टेज बिजली की बाड़ को पार किया और वो किसी तरह आज़ादी की दुनिया में पहुंच गया। शिन के ये शब्द ही उस जगह की भयावहता बताने के लिए काफी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सजा देश के दुश्मनों के लिए है, तो फिर आम नागरिकों की जिंदगी पर इसका कैसा असर पड़ता होगा। आखिर किस तरह के समाज को बनाए रखने के लिए ऐसी सजा दी जाती है। तो कैंप के बाहर की दुनिया, वहां कंट्रोल शायद उतना क्रूर ना हो, पर वो है हर जगह। जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर सरकार की नजर है, ताकि विरोध का कोई सवाल ही पैदा ना हो। और इस कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है एक सिस्टम, जिसे कहते हैं सोंगबुन। ये एक तरह की सामाजिक रैंकिंग है जो आपके जन्म के साथ ही ये तय कर देती है कि आपको क्या नौकरी मिलेगी, आप कहाँ रहेंगे और आप किससे शादी कर सकते हैं। और ये सब आपके परिवार की राजनैतिक वफादारी पर तय होता है। तो इस सिस्टम में होता क्या है? पूरे आबादी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। सबसे ऊपर है कोर क्लास, यानी सबसे वफादार लोग, जिन्हें राजधानी प्योंगयांग में रहने जैसी खास सहूलियतें मिलती हैं। बीच में है डामाडोल क्लास, जिन पर हमेशा शक की नज़र बनी रहती है। और फिर आते हैं सबसे नीचे शत्रुतापूर्ण क्लास के लोग, जिनके परिवार का इतिहास सरकार की नज़रों में अच्छा नहीं है। उन्हें जिंदगी भर भेदभाव और निगरानी झेलनी पड़ती है। और कंट्रोल का लेवल मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने बाल कैसे कटवाएंगे, ये भी सरकार तय करती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सिर्फ 15-15 अप्रूव्ड हेयर स्टाइल हैं। और सबसे मजेदार बात, किम जोंग उन का जो अपना हेयर स्टाइल है वो किसी और के लिए पूरी तरह से बैन है। और ये बात सिर्फ बालों तक ही नहीं रुकती। नीली जीन्स पहनना मना है क्योंकि इसे पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। और इस ड्रेस कोड को लागू करने के लिए बाकायदा एक फैशन पुलिस भी है जो ये पक्का करती है कि कोई भी विदेशी प्रभाव देश में न फैले। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी को हम आज़ादी का जरिया मानते हैं, है ना? पर उत्तर कोरिया में वही टेक्नोलॉजी जासूसी का सबसे बड़ा हथियार है। आपका जो स्मार्टफोन है, वो असल में एक सरकारी जासूस है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी बिना बताए रैंडम स्क्रीनशॉट लेकर सीधे स्टेट सिक्योरिटी को भेज देता है। और अगर आप ये नियम तोड़ते हुए पकड़े गए तो 2 टीनेजर्स सिर्फ इसलिए कि वो एक साउथ कोरियन ड्रामा देख रहे थे और उसे बांट रहे थे, उन्हें सजा मिली 12 साल की कड़ी मजदूरी की। सोचिए, 12 साल। तो सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ, ये टोटल कंट्रोल, सरकार इसे लोगों के सामने सही कैसे ठहराती है? जवाब है एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा मशीन जो अपनी ही एक अलग दुनिया, एक अलग हकीकत गढ़ती है। ये देखिए, 2005 की एक सरकारी टीवी सीरीज का टाइटल। सरकार अपने कंट्रोल को ऐसे पेश करती है जैसे ये कोई बहुत बड़ा वैचारिक आदर्श हो। मानो आपके बाल कटवाने का तरीका भी समाजवाद को मजबूत कर रहा है। एक तरफ सरकार को बालों की स्टाइल की चिंता है और दूसरी तरफ ये है क्रूर हकीकत। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद लगभग 40% कैदी भुखमरी से मर जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा और असलियत के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। यहाँ धर्म की कोई जगह नहीं है, उसकी जगह ले ली है किम परिवार की पूजा ने। नियम ये है कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आपको अपने बच्चों से भी पहले किम परिवार के लीडर्स की तस्वीरें बचानी होंगी। एक माँ पर सिर्फ इसलिए इन्वेस्टिगेशन हुई थी क्योंकि उसने तस्वीरों से पहले अपने बच्चों को बचा लिया था।
और लोकतंत्र का तो यहाँ क्या ही कहना। हर चुनाव में वोटिंग टर्नआउट 99.9%। क्यों? अरे भाई, क्योंकि हर सीट पर उम्मीदवार ही एक होता है, वो भी सरकार का चुना हुआ। और वोट न देना देशद्रोह माना जाता है। तो असल में ये चुनाव नहीं, बल्कि वफादारी और आबादी की गिनती का एक तरीका है। लेकिन इतने कड़े कंट्रोल के बावजूद इस लोहे की पकड़ में अब धीरे धीरे दरारें पड़ रही हैं। और ये बदलाव ये किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अंदर से ही आ रहा है। एक खामोश क्रांति। इसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में, जब एक भयानक अकाल पड़ा। सरकारी सिस्टम पूरी तरह से ढह गया, लोग भूखे मर रहे थे। उस मुश्किल वक्त में एक ऐसा समूह आगे आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कौन थे वो लोग? इसका जवाब है जंगमा डांग। ये एक तरह का अवैध बाजार है जिसे लगभग पूरी तरह से उत्तर कोरिया की आम महिलाओं ने खड़ा किया। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो इन महिलाओं ने जिंदा रहने के लिए अपनी सूझबूझ से एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था बना डाली। और इस बदलाव का असर इतना गहरा हुआ कि आज उत्तर कोरिया के घरों में 70% से ज्यादा कमाई इन जंग माडांग चलाने वाली महिलाओं से आती है, जबकि सरकारी नौकरी वाले मर्दों की कमाई 30% से भी कम है। इसने समाज के पूरे ताने बाने को ही बदल कर रख दिया है। और इन बाजारों में सिर्फ सामान नहीं बिक रहा था, ये विचारों के अड्डे बन गए थे। इन्हीं बाजारों के जरिए छोटी छोटी यूएसबी ड्राइव्स में साउथ कोरियन ड्रामा और हॉलीवुड फिल्में देश के कोने कोने में पहुंचने लगीं। इससे पता चलता है कि देश छोड़कर भागने वाले 81% लोगों के पास ये यूएसबीज थीं, जो सरकार के दशकों पुराने प्रोपेगेंडा की दीवार को तोड़ रही थीं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये छोटे छोटे बदलाव आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? असल में ये 3 बड़ी दरारें हैं जो इस तानाशाही को अंदर से कमजोर कर रही हैं। पहली, जंगमाडांग ने लोगों को आर्थिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ा। दूसरी, बाहरी दुनिया की खबरें और फिल्में वो दशकों की ब्रेन वॉशिंग को तोड़ रही हैं। और तीसरी, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। अब लोग अधिकारियों को रिश्वत देकर उन नियमों से भी बच निकलते हैं जिन्हें तोड़ना पहले नामुमकिन था। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, अगर एक छोटी सी यूएसबी स्टिक जिसमें कोई फिल्म है वो एक पूरी तानाशाही हुकूमत की नींव हिला सकती है, तो फिर असली ताकत किस में है? सरकार के कंट्रोल में या फिर जानकारी और इंसान की आज़ादी की चाह में?